गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आज 3 क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कि हमारे यूट्यूब के दर्शकों ने पूछे हैं, जो तीनों क्वेश्चंस एएमएच वैल्यू से रिलेटेड है। ओके। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या लो ओवेरियन रिजर्व में प्रेगनेंसी संभव है। सेकंड क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि एएमएच की आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी। एंड मेरा तीसरा क्वेश्चन है, यदि एएमएच की वैल्यू 1.2 है और पीरियड्स भी रेगुलर नहीं है तो क्या ये पीसीओडी का सिम्टम है। कृपया इन्हें क्लियर कीजिए। फिर से पहला क्वेश्चन रिपीट करिए। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि लो ओवेरियन रिजर्व में प्रेगनेंसी संभव है। बेसिकली सबसे पहले तो नमस्कार। और बेसिकली जो लो ओवेरियन रिजर्व है, लो ओवेरियन रिजर्व का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। और एक बोलोना क्राइटेरिया करके एक इटली में बोलोना शहर में कॉन्फ्रेंस करके एक क्राइटेरिया बनाया गया था कि आप एमिनोरिया हो या फिर एएमएच कम हो 0.9 नैनोग्राम पर एमएल से कम हो, या फिर 1 या 2 फॉलिकल बने, प्रीवियस आईवीएफ साइकिल में अंडे कम बने, तो ये कुल मिला के 3 क्राइटेरिया में से यदि 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप लो ओवेरियन रिजर्व में आ सकते हो। अब बात ये होती है कि क्या लो ओवेरियन रिजर्व की जो महिला जिसका पीरियड यदि रेगुलर है और उसका यदि एग बनता है तो क्या वो अपने एग से अपना एक बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए ट्राई नहीं कर सकती यदि उसको नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, यदि आप इंटरनेशनल लिटरेचर भी उठाओगे बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लिटरेचर आपको दिखेगा ऐसे केस स्टडीज करके जो कि डिफ़िकल्ट केसेस को आप आईवीएफ करते हो। अब आईवीएफ करने का 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको शॉर्टकट कर दो, बाईपास कर दो, एग डोनेशन ले लो, या फिर यदि वो कपल अपना एग से, अपने सीड से, अपने गैमीट से यदि अपना एक बायोलॉजिकल बच्चा, खुद का एक जैविक संतान यदि चाहते हैं तो उनको एक चांस दें। अब बात आती है कि जब भी लो ओवेरियन रिजर्व होता है तो उसमें जब आप आईवीएफ करने जाते हो तो आईवीएफ में आपको मालूम है कि अंडे कम निकलेंगे, पर ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। अब जिसका लो ओवेरियन रिजर्व है, आपका क्वेश्चन क्या था, लो ओवेरियन रिजर्व में प्रेगनेंसी हो सकती है कि यस। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लो ओवेरियन रिजर्व मेरे पास आते हैं तो हम उसके बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपने अंडे से प्रेग्नेंट हो। तो जो लो ओवेरियन रिजर्व का जो ओवेरियन स्टिमुलेशन का जो प्रोटोकॉल है आईवीएफ के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि हर प्रोटोकॉल हर महिला के लिए डिफरेंट होता है, क्योंकि हम उसके हिसाब से करते हैं कितना उसका ओवेरियन रिजर्व है। अब मान लीजिए कि जिसका लो ओवेरियन रिजर्व है, ठीक है ना, अब लो ओवेरियन रिजर्व में यदि उसका एएमएच 0.9 से कम है, अब ये जो ये कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये 0.4 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, तो आप इसके अराउंड को लो एएमएच बोलते हो। पर यदि ये लेडी हर महीने यदि एक अंडा निकालती है, यदि इसको पीरियड रेगुलर आता है तो उसका एक एग निकलता है हर महीने, तो ये जो एग निकलता है, इस एग को यदि हम कलेक्ट करें या फिर इसको हम यदि स्टिमुलेट करें तो हमको 2 या 3 अंडे मिल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहला जब आईवीएफ करते हैं तो उसमें कैंसिल हो जाता है क्योंकि कुछ भी अंडा नहीं बना। ऐसे केसेस को ही जब मैं ल्यूटियल फेज में ले गया, फिर से स्टिमुलेट किया तो मुझको अंडा बना, उसमें 2 पेशेंट प्रेग्नेंट भी हुई। ऐसे भी केसेस हैं कि हमने ल्यूटियल फेज में नहीं मिला, मैंने सेकेंड सैंड वो लिया तो उसमें मुझको अंडा बना, उसमें ब्लास्टोसिस्ट भी बने, ये भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इसका मतलब इस समय जब हमने कैंसिलेशन किया था, इस समय का प्रोटोकॉल यदि कैंसिल हुआ, नहीं बना, तो हमने यहाँ प्रोटोकॉल चेंज किया। ये प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या करते हैं, वो मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। कई बार हम फ्लेयर लगाते हैं, कई बार हम एंटागोनिस्ट पहले दे देते हैं 3 दिन, कई बार हम शुरू में उसको ईस्ट्रोजन के कुछ दिन दे देते हैं ताकि उसको डाउन रेगुलेट हो जाए, कई बार जीएनआरएच का लॉन्ग प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के अल्ट्रासाउंड और पेशेंट की मेंस्ट्रुअल बिहेवियर और पेशेंट के एएमएच के ऊपर। तो लो एएमएच में यदि उसको पीरियड रेगुलर चल रहा है तो डेफिनेटली एक ट्राई डिफरेंट प्रोटोकॉल से, इससे नहीं तो इससे, पर
इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, पेशेंट, कपल और डॉक्टर का आपसी भरोसा। क्योंकि हमेशा आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप इसको करके आप 100% या फिर आपको एग्स बन ही जाएगा। हो सकता है कि हम इसको आगे चलें तो अंडा यदि नहीं बना तो मैं कैंसिल कर दूँ, आपके उतने पैसे लग गए, बाकी के पैसे बच गए। यदि एग निकला और ओवुलेशन नहीं हुआ ठीक से, मिला नहीं अंडा ठीक से, तो भी कैंसिल करते हैं। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपको ये मेंटली तैयार रहना पड़ेगा कि डॉक्टर आपका काम करते करते कहीं भी रुक सकता है। यदि एम्ब्रियो नहीं बना तो ट्रांसफ़र कैंसिल भी हो सकता है। मैं कोशिश करता हूँ कि डे 5 मैक्सिमम डे 5 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करूँ। मैं कई बार डे 4 भी करता हूँ और डे 6 भी करता हूँ, पर 95-99% डे 5 ट्रांसफ़र होता है। डे 5 के ट्रांसफ़र को ही ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र कहते हैं। डे 4 को अर्ली कैविटी और डे 6 को हम स्पॉन्टेनियस हैचिंग तक ले जाते हैं कई बार। ये डिपेंड करता है हमारी एम्ब्रियोलॉजिस्ट के ऊपर। और ऐसे केसेस में लो ओवेरियन रिजर्व में प्रेगनेंसी हो सकती है, खुद के बायोलॉजिकल बच्चा कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू एन एग डोनेशन। सेकेंड क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, एएमएच की आइडियल वैल्यू क्या होना चाहिए फॉर नेचुरल प्रेगनेंसी और आईवीएफ प्रेगनेंसी? ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि 0.9 AMH में उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर जो एक आप लैब देखोगे, अधिकतर लैब के जब आप रिपोर्ट देखोगे तो उसके बाजू में उस लैब का पर्टिकुलर उस मशीन का AMH वैल्यू नॉर्मल का रेंज लिखा रहता है। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि उस लैब के हिसाब से उस पेशेंट का लो AMH क्या है। मोर देन 0.9 जो हमारी लैब में है, जो हम मिनी विडास से करते हैं, उसमें 0.9 AMH हम लोएस्ट उसका रेंज है। तो ऐसा नहीं है कि 0.9 AMH में स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी नहीं होती है, पर यह पक्की बात है कि जैसे जैसे AMH घटता है नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस घटते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एग्स और क्वालिटी ऑफ एग्स, गुणवत्ता और संख्या दोनों में बहुत गड़बड़ होने लगता है। थर्ड, लो AMH में जो ही हुआ तो जो अंडे का जो 46 क्रोमोसोम से 23 से अंडा, 23 से पोलर बॉडी बनना चाहिए, तो ये जो एग बनता है यदि इसका डिवीजन इक्वल नहीं हुआ तो कई बार ये 22 या 24 का एग बन गया और पोलर बॉडी बन गया 22 या 24 का। तो इससे जब स्पर्म मिलेगा 23 वाला, ये एनिप्लॉयड होगा। ये जो एनिप्लॉयड मतलब क्रोमोसोमली डिफेक्टेड जो एम्ब्रियो है, ये अधिकतर प्रेगनेंसी का पीरियड मिस होने के पहले ही अबॉर्ट हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि उसको प्रेगनेंसी हुई है। और मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि यदि AMH की वैल्यू 1.2 है और पीरियड्स भी रेगुलर नहीं है, तो क्या ये PCOD का सिम्टम्स है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए इररिलेवेंट है क्योंकि आप यदि PCOD बोलते हो तो PCOD में मोस्ट ऑफ द टाइम ओवेरियन रिजर्व जो है PCOD में बहुत अच्छा रहता है। PCOD का एक क्राइटेरिया अभी रिसर्च में है कि उसको इंक्लूड किया नहीं जाए कि नहीं, वो है AMH। हाई AMH यदि है और पेशेंट को यदि रेगुलर पीरियड है तो ऐसा भी बोलते हैं कि ये AMH इट लीडिंग टुवर्ड्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अभी भी AMH को हमने इंक्लूड नहीं किया है रॉटरडम क्राइटेरिया में। पर यदि किसी पेशेंट का AMH 1.2 है और उसका पीरियड रेगुलर नहीं है, तो ये जो रेगुलर नहीं है ये एनोवुलेशन मतलब हर महीने अंडा नहीं निकल रहा उसकी तरफ इशारा करता है। PCOD में भी हर महीने अंडा नहीं निकलता है, तो इस केस में अंडा नहीं निकल रहा और PCOD में हर महीने अंडा नहीं निकल रहा में अंतर ये है कि इसका ओवेरियन रिजर्व निकलने वाला जो सिस्टम है वो ही घट गया, तो निकलेगा क्या? यहाँ पर बहुत सारे बन गए और सिलेक्ट नहीं हो रहे इसलिए नहीं निकल रहा, ये दोनों में अंतर है। तो 1.2 AMH का यदि पीरियड इरेगुलर हो रहा है तो ये खतरे की घंटी है कि आपकी फर्टिलिटी घट रही है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में एक फ़ायदा ये रहता है, चूँकि इसमें अंडे निकलते नहीं हैं तो इसमें अंडे कंजर्व होते हैं। ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत सालों तक बना रहता है। पर इस केस में जिसमें 1.2 AMH है और इरेगुलर पीरियड हो रहा है, इसमें प्रेगनेंसी का चांस ऑलरेडी घट चुका है। जो भी एक्शन लेना है ले लेना चाहिए। सर, इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन यह है कि PCOD के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नहीं, PCOD का सिम्टम और PCOD का डायग्नोसिस ये
लैब फाइंडिंग और पीसीओडी के सिम्टम दोनों को मिला के पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डेफिनेशन बनती है। हर ओवरी जो अल्ट्रासाउंड में मल्टीसिस्टिक या पॉलीसिस्टिक जैसी दिखती है, हर केस को आप पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नहीं बोल सकते। वो पॉलीसिस्टिक ओवरी बोल सकते, मल्टीसिस्टिक ओवरी बोल सकते, पर उसके लिए साथ में उस पेशेंट का सिम्टम वाइज पीरियड का इरेगुलरिटी, मतलब 2-2 3-3 महीने में पीरियड आना, साथ में वो जो ओवरी है उसमें मेल हार्मोन बनने का चांस और मात्रा बढ़ने लगता है। वो जो मेल हार्मोन है वो फीमेल के शरीर में फीमेल हार्मोन को कम करके डोमिनेट करता है मेल हार्मोन। जब मेल हार्मोन डोमिनेट करता है तो उसको फैट, उसका वजन बढ़ता है, प्लस यदि थोड़ा और बढ़े तो उसके चेहरे पे, चेस्ट पे, जहाँ पर पुरुषों की बाल होते हैं उस जगह पर बाल डेवलप होने लगते हैं। उसको हाइपर एंड्रोजनिज्म बोलते हैं। एंड्रोजन मतलब पुरुषत्व। और यदि बहुत ज़्यादा ये बाल और ये सब चीज़ें होने लगी, कई बार बॉल्डिंग होने लगती है, जैसे हम लोगों को बॉल्डिंग होती है, गंजापन होता है, वैसे ही महिलाओं के बाल गिरने लगते हैं ओवर एंड्रोजन से। वो सीवियर की तरफ ज़्यादा जब होने लगता तब होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक सिम्टम है कि आपका हाइपर एंड्रोजनिज्म, आपको हिर्सुटिज्म, आपको बॉल्डिंग हो रही है, मतलब आपको एक्शन लेना चाहिए। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ यदि आपने इसको करेक्ट नहीं किया हार्मोन वाइज, अपना रेगुलर डे टू डे लाइफस्टाइल चेंज करने वाइज, तो आपको ये प्रॉब्लम डायबिटीज़ की तरफ ले जाएगा या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम आगे जाके हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन आपने किए ये बहुत ही रिलेवेंट थे और आशा है जिन दर्शकों ने भी, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनको भी ये सेटिस्फाई करेगा। Yes, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।